आपका एसोसिएट अडर में। दोस्तों हम लोग प्रॉम आईएएस का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है और आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स कर रहे हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम को कर रहे हैं। आज हमारा जो है वह है आपको नीली अर्थव्यवस्था 2.1 से संबंधित। देखिए, करंट अफेयर्स का रूल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 40 से 42 नंबर का क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको एग्ज़ाम निकालने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो और हमारे चैनल पे अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग एकेडमी का करंट अफेयर्स कराया जा रहा है ताकि आपका कहीं से भी करंट अफेयर्स ना छूटे। ठीक है, तो अगला ये आज का हमारा क्वेश्चन है कि माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर यानी माँ कामाख्या दिव्य परियोजना शुरुआत की गई है। ठीक है, तो पीएम ने डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी पीएम डिवाइन योजना के तहत माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। किस योजना के तहत रखा गया है? तो पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी पीएम डिवाइन योजना माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। माँ कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहाँ पे है? असम के गुवाहाटी नीलाचल पहाड़ी पे है। तांत्रिक उपासकों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वर्तमान में मंदिर का पुनर्निर्माण 1565 ईस्वी में चीला राय द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण कब किया गया था? 1565 ईस्वी में किया गया था। वास्तुकला नागर शैली और सारासेनिक शैली का संयोजन है। किस किस शैली का कामाख्या मंदिर बना है? तो नागर शैली और सारासेनिक शैली ये दोनों शैली को मिला करके इसका निर्माण किया गया है। 1565 ईस्वी में चीला राय के द्वारा किया गया था। तांत्रिक उपासक का महत्वपूर्ण स्थल है। असम के गुवाहाटी में जो नीलाचल पहाड़ी है वहीं पे इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए वार्षिक उत्सव अम्बुबाची मेला कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म की याद दिलाता है। तो अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर में ही मनाया जाता है, जो कि असम का है। ठीक है, अगला है कि सार्वजनिक परीक्षा जो अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया। किसने पेश किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उन्होंने पेश किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं के लिए 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अभी जो पेपर लीक मामला आता है ना, उसको रोकने के लिए इस विधेयक को लाया गया है कि अगर एक परीक्षा में कदाचार और अनियमितता होता है तो 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा। अगर ये कानून पारित हो जाता है तो हमारे लिए सबसे सही होगा, क्योंकि पेपर लीक हमें स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आप कितना भी तैयार करके एग्ज़ाम में जाओ, एग्ज़ाम दे करके अच्छे से आओ, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो आप कितना भी पढ़ो, लेकिन अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 100 में 100 आप बना नहीं सकते हो। लेकिन जो भी पेपर लीक होता है, जिनके पास क्वेश्चन अवेलेबल रहता है, वो तो इतना बना लेते हैं, तो कट ऑफ क्या होता है? हाई हो जाता है। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ी एक विधेयक है। अगर यह पास हो जाता है तो हमारे लिए सही होगा। ठीक है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक की मुख्य बातें क्या है कि इसका उद्देश्य है, विधेयक का उद्देश्य है सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना। युवाओं को आश्वस्त करने के लिए कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों का उचित पुरस्कार मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। ऐसे विधेयक की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, प्रश्न पत्र लीक मामले के लिए दिया गया है। इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है? तो हाल के वर्षों में देश भर में भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले बहुत बड़ी संख्या में सामने आए हैं। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम से कम 48 घटना हुई है। समझ रहे हैं? 16 राज्यों में 5 वर्ष में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से 48 एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है, जिसमें सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई है। लीक ने लगभग 1.2 लाख पदों के लिए कम से कम 1.51 करोड़ आवेदकों के जीवन को प्रभावित किया है, जिसके कारण इसको लाया गया है।
अब तो लोकसभा में ला दिया गया है, जब तक जल्दी से वहाँ पे पास होकर के राज्यसभा से पास हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। ठीक है। कदाचार के कारण परीक्षाओं में देरी होती है। सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के कारण देरी होती है, परीक्षाएं रद्द हो जाती है, जिससे लाखों युवाओं की प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं है। व्यापक केंद्रीय कानून के माध्यम से परीक्षा प्रणाली के भीतर कमजोरियों का फायदा उठाने वाले तत्वों की पहचान और प्रभावी ढंग से संबोधित करना महत्वपूर्ण है। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या करना होगा, तो विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। ठीक है। विधेयक का उद्देश्य है उन व्यक्ति, संगठित समूहों, संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना जो विभिन्न अनुचित तरीकों से लिप्त है और मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल लेते हैं। विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें कवरेज क्या करना है, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा आयोजित परीक्षा को क्या करना है, कवर करना है, इसको रोकना है। अपराध में क्या करना है कि संज्ञेय, गैर जमानती, गैर समन योग्य होंगे, इसमें शामिल पक्ष समझौता नहीं कर सकते हैं। सजा के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष की सजा है और संगठित अपराध समूह को 5 से 10 साल की कैद होगी और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना होगा। ठीक है। पहले क्या था कि आराम से जेल जाता था सब और 1 से 2 मंथ में निकल के आ जाता था जो भी गैंग पकड़ा है अभी तक। अभी एक कानून अभी पूरा तरीके से पारित नहीं हुआ, अभी तो लोकसभा में पेश किया गया। जब वहाँ से पारित हो जाएगा तब आपको राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद पारित होगा तब यह एक कानून बन जाएगा, तो हमारे लिए एक सही हो जाएगा। अभी आप बीपीएससी टीचर वाला देख ही रहे हैं कि कैसे उसमें बहुत सारे गैंग पकड़े गए हैं, कैसे पेपर लीक हुआ था, तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये सारे गैंगबाजी कम होगा, कुछ तो कम होगा ही। ठीक है। अगला है कि ग्रेप्स 3, ये ग्रेप्स का मतलब क्या होता है, गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जीज फेज 3। ठीक है। तो गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जी चरण 3 यानी ग्रेप्स 3 को एयर शावर डिटेक्टरों और एक बड़े क्षेत्र म्यूऑन डिटेक्टर की एक श्रृंखला के साथ ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्थान कहाँ है, भारत के ऊटी में स्थित है। गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जी चरण 3 ये कहाँ है, तो भारत के ऊटी में स्थित है और इसका संचालन जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है विभिन्न खगोल भौतिकी सेटिंग्स में ब्रह्मांडीय किरणों के त्वरण की जांच करना है और इसका उद्देश्य अध्ययन करना है। आकाशगंगा और इसके आगे 10 से 14 ईवी ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति, त्वरण और प्रसार का अध्ययन करना है। ब्रह्मांडीय किरणों की ऊर्जा स्पेक्ट्रम में घुटने का अस्तित्व का अध्ययन करना है। ब्रह्मांड में उच्चतम ऊर्जा इन ब्रह्मांडीय किरणों को उत्पादन या त्वरण का अध्ययन करना है और न्यूट्रॉन, सितारों और अन्य कॉम्पैक्ट वस्तुओं से मल्टी टीईवी गामा किरणों का खगोल विज्ञान का अध्ययन करना है। ठीक है। तो ग्रेप्स का मतलब क्या होता है, गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जी फेज 3। तो इस फुल फॉर्म को याद कर लेंगे, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बन सकता है। सबसे आसानी से क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाएगा। ग्रेप्स 3 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जी फेज 3 हो जाएगा। और इस कहाँ पे स्थित है गामा रे फेज 3, तो ये भारत के ऊटी में स्थित है। इसका संचालन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है विभिन्न खगोल भौतिकी सेटिंग्स ब्रह्मांडीय किरणों के त्वरण की जांच करना है और इसका अध्ययन तो आपको यहाँ पे बता ही दी कि आकाशगंगा और उसके आगे ये सब आप एक बार वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर जिनका जन्म 2 फरवरी 1889 को हुआ था और 6 फरवरी 1964 की इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके बारे में कुछ दिया गया है, क्या है, तो वह उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया गया है। वर्तमान में उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है कब था, 6 फरवरी 1994 था क्या, नहीं 1964 था। 6 फरवरी 1964 की इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो इस दिन को इन्हें याद किया गया है। कपूरथला शाही परिवार में जन्मी थी। उन्हें ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। 1918 में भारत लौटी।
महात्मा गांधी के कार्यों और शिक्षाओं की ओर आकर्षित थी। बाद में उनकी सचिव बनी। उन्हें नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग मिला। यहाँ से आपको कुछ हिस्ट्री से भी संबंधित क्वेश्चन मिल सकता है राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। तो महात्मा गांधी की एक सचिव बनी थी और नमक सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी ली थी। भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी थी। भारतीय संविधान सभा के सदस्य रही है और मौलिक अधिकारों के उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति की भी सदस्य रही है। तो इनसे संबंधित आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो किस में थी? संविधान सभा के सदस्य रह चुकी है। मौलिक अधिकार के जो उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति थी बना था उसकी सदस्य थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला थी जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल हुई थी। यानी प्रथम महिला थी जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल हुई थी और 10 वर्षों तक इस पद पर रही है। इन 10 वर्षों के दौरान उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की है। उन्होंने अगले वर्षों में दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और लेडी इरविन कॉलेज की नींव भी रखी है। 10 वर्ष तक अपने पद पर रही। इस 10 वर्ष के दौरान उन्होंने भारतीय कल्याण परिषद की स्थापना की और फिर दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और लेडी इरविन कॉलेज की भी नींव रखी थी। 1950 में वह विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष चुनी गई और इस पद को संभालने वाली पहली महिला और पहली एशियाई बनी थी। यानी विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली एशियाई महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर ही बनी थी। उन्होंने 14 वर्षों तक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो 14 वर्ष तक रेड क्रॉस की सोसाइटी के भी अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने मद्रास यानी चेन्नई में ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल लेप्रोसी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी शुरुआत की थी। उन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, महिला शिक्षा और वोट देने के अधिकार जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी काम किया है। वह अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्य थी। उन्होंने अखिल भारतीय महिला शिक्षा कोष एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं जिनको याद रखना जरूरी है और एग्जाम में आपसे इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और आप बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया था। तो एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा यानी HETTF ये क्या है? हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा। तो देखिए आइए देखते हैं। IIT कानपुर ने भारत के पहले HETTF जिसे S2 और जिगर थंडा नाम दिया गया है का सफलतापूर्वक निर्माण परीक्षण किया। किसने किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। यह भारत को इस उन्नत हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमता वाले कुछ मुट्ठी भर देशों में रखता है। इस परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के S&T इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए समर्थित किया गया था। यह वाहनों के वायुमंडलीय प्रवेश, क्षुद्रग्रह प्रवेश, स्क्रैमजेट उड़ान, बैलिस्टिक मिसाइल के दौरान आने वाली हाइपरसोनिक स्थितियों का अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। इसे गगनयान, RLV, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित इसरो और DRDO में चल रहे एक मूल्यवान परीक्षण सुविधा बनाता है, ठीक है। तो HETTF क्या है? कानपुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमता वाले परीक्षण का क्षमता करता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के S&T इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार में इसका फंड समर्थित करता है। यानी यहाँ से इसको फंड मिलता है। यह वाहनों के वायुमंडलीय प्रवेश हो गया, क्षुद्रग्रह प्रवेश हो गया, स्क्रैमजेट उड़ान हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल दौरान आने वाली जो भी हाइपरसोनिक स्थिति होता है उसको अनुकरण करता है। और 3.10 एक मिनट क्या हो गया 3 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से उड़ान गति उत्पन्न करने में भी सक्षम है, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे, आप अच्छे से देख लेंगे। बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यमिता। देखिए इतना सारा है ना, इसमें से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ये जो दिया गया है इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो जब मैं आपको करा रही हूँ तो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो रोक करके पॉज करके आप इसको अच्छे से आप खुद से पढ़िए और देखिए कि इसको कैसे हम कहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं और हो सके तो खुद का नोट्स भी बना लीजिए।
ताकि आपको याद करने में आसानी हो, बार बार रिवीजन करने में भी आसानी हो। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना यानी RUVP PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए तैयार की गई इस पहल का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव के साथ जोड़ते हुए 22 सप्ताह तक व्यापक उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना क्या है? तो PM स्वनिधि के जो लाभार्थी हैं उनके लिए तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव के साथ जोड़ते हुए 22 सप्ताह तक व्यापक उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है, यानी इन्हें उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण देना है 22 सप्ताह तक। प्रशिक्षण आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन, हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा, यानी सभी मोड में आयोजित किया जाएगा, जिसके पूरा होने पर आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह परियोजना राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी NIISBUD के 20 केंद्रों और भारतीय उद्यमिता संस्थान IIE के 10 केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। शुरुआत में महिलाओं के लिए 40% भागीदारी लक्ष्य रखा गया है, जो चयनित जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? जो भी PM स्वनिधि के लाभार्थी है उनके लिए इस पहल को लाया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो भी सैद्धांतिक ज्ञान है उनको जो व्यवहारिक अनुभव के साथ जोड़ते हुए व्यापक उसको उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वो अपना बिजनेस अलग स्थापित कर सके। उनको ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद और इसका यह परियोजना जो है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु विकास संस्थान के जो 20 केंद्र है और भारतीय उद्यमिता संस्थान है उनके 10 केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 40% तक निर्धारित की गई है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यह परियोजना कुशल भारत विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप कुशल भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप कौशल क्षमता का दोहन करने और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। नेक्स्ट है कि 2035 तक भारत के पास अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अब एक मुद्दा चल रहा है कि भारत के पास 2035 तक खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जाएगा। तो PM मोदी ने 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की भारत की महत्वाकांक्षा की घोषणा की है। यह तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में उनके भाषण के दौरान थी। तो कहाँ पे भाषण दिए थे? तो तिरुवनंतपुरम में दिए थे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। यह प्रयास ब्रह्मांड की बेहतर खोज को सक्षम करने की दिशा में केंद्रित है। तो जगह पूछ देगा कि किस स्थान पे PM मोदी ने इसकी घोषणा की है? तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से की है। और कब तक की लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 तक रखा गया है। नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना लाया गया है। अम्ब्रेला योजना महिला की सुरक्षा लाया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना को लागू करने के लिए धनराशि को मंजूरी दी है। देखिए, तो आपको डेट पूछ देगा कि कब से कब तक अम्ब्रेला योजना लागू की जाएगी। 2020-21 से लेकर के आपको 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। अम्ब्रेला योजना क्या है? तो इस नोडल मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में समय पर हस्तक्षेप और जांच सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों की अपराध की रोकथाम के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तंत्र को मजबूत करना है, यानी महिला की सुरक्षा के लिए इसको लाया गया है। इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? तो आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 2.0, राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना सहित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उन्नयन करना है और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में DNA विश्लेषण, साइबर प्रोसेसिंग क्षमताओं को मजबूत करना आदि योजनाओं को शामिल किया गया है। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था इतना ही तक था और यह कंप्लीट हो चुका है। तो कल के हमारे वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जो भी विश्व मामले और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे और जो भी टॉपिक होंगे कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।